₹5 हुआ तो ₹2 देंगे। इसमें नफरत है एक मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की। रिक्शा उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दी दीब। ये ₹2 का कॉइन है। हेमंत बिस्व शर्मा तेरे को चंदा दे तो ले ले में से ₹2। माने आप बताओ, एक चीफ मिनिस्टर रह के बोल रहा ₹5 है तो ₹4 दो, मैं तेरे को ₹2 तो ले ले। हाँ, जिस समय मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इब्राहिम साहब को, वहां के राष्ट्राध्यक्ष को गले लगा रहे थे, उसी समय असम बीजेपी एक ऐसा वीडियो ट्वीट कर रही थी जो सीधे सीधे इस देश के संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है और सीधे सीधे नरसंहार के लिए उकसाता है। आज मैं देख रहा हूं सारे के सारे जितने भी कटमुल्ला हैं वो सारे के सारे हेमंत बिस्व शर्मा जी के पीछे ऐसे हाथ धो करके पड़े हैं। क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। पता नहीं ओवैसी कौन सा रिमार्क से मेरे ऑफेंडेड हुए। मैं तो मुसलमान का खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ। वो बोल रहा है मुझे ₹2 देगा। मैं बोला चलो ₹2 लेने में जाऊंगा तो फ्लाइट का खर्चा बहुत होगा, अब मुझे दे दो, यहाँ आके मैं ले लूँ। मुझे तो लगा कि एक आतंकवादी सोच वाला, आतंकवादियों को प्रेरित करने वाला और लोगों को आतंकवाद की तरफ ढकेलने वाला वीडियो है, जिसमें साफ दर्शाया गया है कि धर्म विशेष के खिलाफ हथियार उठाओ और गोली चलाओ। ये कांग्रेस पार्टी को एक स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए कि आप लोग असमिया का साथ है कि मियाँ का साथ है। दोस्तों, ये संविधान है हमारे देश का, और जो संवैधानिक पद पर लोग बैठते हैं वो इसकी शपथ लेते हैं, और इसमें लिखा है कि आपको अपने देश की, अपने राज्य की और राज्य और देश में रहने वाले हर लोगों की हिफाजत करना है। ये संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए लोग हैं उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व है, और उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इस संविधान को माने और उनके राज्य में, उनके देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा करें। लेकिन अफसोस, ये नया युग है। अब संविधान की किताबें सिर्फ घरों में, लाइब्रेरी में रखी हुई है। शायद कोई बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ना इसे पढ़ रहा है, ना इसे मान रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसे हादसे, ऐसे वाक़ये रोज़, हर रोज़ हमें देखने को मिलते हैं। ये कोई गुंडे या मवालियों के थ्रू नहीं हो रहा है, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के थ्रू किया जा रहा है। उनके बोल, उनकी हरकतें आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। কিন্তু মিয়াকে তো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব, ৰাতি 12টাতো যাওক ক'ৰবাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইছ্যু নহয়। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, ये बात हेमंत बिस्व शर्मा की हो रही है, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरत वो अपने दिल में रखते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। जी हाँ, आप बताइए क्या हो रहा। गाली मुझे देते हैं, ओवैसी ये है, मगर ये आदाद और शुमार तुम्हारे क्या है बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आसाम का चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्व शर्मा, उनका नाम है। वो कहते हैं कि जो बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं, अगर कोई ऑटो चलाता है, ₹5 किराया हुआ तो किराया ₹5 मत दो, ₹4 दो। एक चीफ मिनिस्टर है जो भारत के आईन पर, जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, खुलम खुला बोल रहा है कि जो मियां ऑटो में बैठेंगे उन ₹5 हुआ तो ₹4 दो। इनको अगर वोट डालना है मियां को तो बांग्लादेश में जाकर वोट डालो। तरकारी की कीमत गुवाहाटी में बढ़ती है तो मियां जिम्मेदार है। आप बताइए, एक चीफ मिनिस्टर रहकर कोई इतना गिर सकता है कि हम इनको ऑटो का किराया नहीं देंगे,
क्या किसी के पास 1 रुपए के 2 कॉइन है? यहां पर है? लाओ। ये 2 रुपए का कॉइन है, ये 2 रुपए का कॉइन है। हेमंत बिस्व शर्मा तेरे को चंदा दे तो ले ले में से 2 रुपये, तेरे को दे तो सदका दे तो निजामाबाद पे वार के पड़ा लेता तू। माने आप बताओ, एक चीफ मिनिस्टर रह के बोल रहा 5 रुपए है तो 4 रुपए दो, मैं तेरे को 2 रुपए तो ले ले। हाँ मेरे भाई, ये आपको दिख रहा है, मगर इसमें नफरत है एक मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की, नफरत है। 5 रुपए हुआ तो 2 रुपए देंगे। अब यहां पर उसकी देखा देखी कर रहे हैं, छोटे हेमंत बिस्व शर्मा बनने जा रहे हैं कोई यहां पर। अगर आप बनने जाएंगे 2 रुपए का चंदा दूंगा मैं, आपको लेना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि आप बीजेपी का चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात करके, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, आप आसाम की आवाम की तौहीन कर रहे हैं। ये निजामाबाद की सरजमीन है, यहां पर गयूर लोग और ईमानदार लोग रहते हैं। अगर आप बीजेपी को नहीं रोकेंगे तो फिर ये छोटे हेमंत बिस्व शर्मा यहां पर पैदा हो जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदवन गुजारिश है, जरा तेलुगु में बोलता हूं, కొంచెం కొంచెం आती, अगर गलती हुई तो माफ कर देना। నిజామాబాద్ యొక్క హిందువులు నా సోదరులు, నిజామాబాద్ యొక్క ముస్లిములు నా సోదరులు, అందరూ భారతీయులు నా సోదరులు। హిందూ ముస్లిం ఐక్యత జిందాబాద్, దేవశం ప్రచారం చేయవాళ్ళు मुर्दाबाद। माने उर्दू में अगर अच्छा बोले तो निजामाबाद में हिंदू और मुसलमान भाई है, पूरे हिंदुस्तानी भारतीय हैं। हिंदू मुसलमान इत्तेहाद जिंदाबाद, और नफरत फैलाने वालों तुम्हारी फुला फुला की मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या देश में कानून और संविधान है? ये एक सवाल हो रहा है। एक सवाल है, क्यों कटघरे में मुसलमान है? जी हाँ, गुवाहाटी से आई एक तस्वीर ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। असम बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो पोस्ट होता है। वीडियो में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की तस्वीर दिखाई जाती है। हाथ में राइफल, सामने खोपड़ी, टोपी पहने आदमी। कौन? मुसलमान। कैप्शन में शब्द पॉइंट ब्लैंक शॉट, और बैकग्राउंड में एक ऐसे वाक्य जो सीधे तौर पर एक समुदाय को निशाना बनाते दिखते हैं। वीडियो पोस्ट होते ही सियासत गर्मा जाती है। कांग्रेस ने इसे अल्पसंख्यकों की टारगेटेड हत्या का महिमा मंडम बताया। जिस समय मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इब्राहिम साहब को, वहां के राष्ट्राध्यक्ष को गले लगा रहे थे, उसी समय असम बीजेपी एक ऐसा वीडियो ट्वीट कर रही थी जो सीधे सीधे इस देश के संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, और सीधे सीधे नरसंहार के लिए उकसाता है। मुझे हैरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने इस दुलारे मुख्यमंत्री पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मुझे हैरत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे नाजीवादी मुख्यमंत्री के खिलाफ अब तक स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया। और मुझे हैरत है कि देश की मीडिया में प्राइम टाइम बहस क्यों नहीं है। ये होनी चाहिए। भाजपा को आगे आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं नितिन नवीन जी से पूछना चाहता हूं, नड्डा जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं। बयान में कहा गया ये केवल ट्रोल कंटेंट नहीं बल्कि सामूहिक हिंसा और नरसंहार का खुला आह्वान है। मैं कहता हूं, बबांगे दोल कहता हूं, क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है।
मुसलमान को दफन करने का किरदार है। लोगों का ये कौल मुझ तक पहुंचा है कि किसी ने आसाम के चीफ मिनिस्टर से ये बात कही कि अब क्या होगा, कहना हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या मतलब है? हम आसाम में मुसलमानों को चैन का सांस नहीं लेने देंगे। देखें कब तक चलते हैं। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं। हम जिंदा हैं। वीडियो को हटा दिया गया, लेकिन तब तक वीडियो अपना काम कर चुका था और इसके बाद भी मुख्यमंत्री साहब के दिल में ना कोई शर्म, ना कोई लिहाज, ना कोई दुख। वो पता नहीं ओवैसी कौन सा रिमार्क से मेरे ऑफेंडेड हुए। मैं तो मुसलमान का खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिया का ऊपर बोलते हूँ। उनको भी बोलना सही है मेरा साथ। इसलिए भारत में हमारा पास ही हमारे लोगों के लिए संसाधन नहीं है। हम कहाँ से बांग्लादेशियों को देने जाऊँगा। आई थिंक मेरा तो कभी बातचीत नहीं होता है ओवैसी से। वो बोल रहा है मुझे 2 रुपया देगा। मैं बोला चलो 2 रुपया लेने में जाऊंगा तो फ्लाइट का खर्चा बहुत होगा, आप मुझे दे दो, यहाँ आके मैं ले लूंगा। जी हाँ, इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने भी इसे जेनोसाइड का ग्रीन सिग्नल कहा और चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की। सीपीआईएम ने आरोप लगाया कि घुसपैठिए शब्दों का इस्तेमाल कर माहौल को जानबूझकर सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। हेमंता बिश्व शर्मा ने एक वीडियो रिलीज किया है, वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि हेमंता बिश्व शर्मा बंदूक से निशाना लगा रहे हैं और उनके निशाने पर 2 शरीफ, ईमानदार, कामगार, मजदूर मुसलमान हैं। हेमंता बिश्व शर्मा का वीडियो देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये वीडियो इस तरह के मैं कई बार देख चुका हूं। शायद आप लोग को भी हुआ होगा। कई बार हमारे हिंदुस्तान के चैनल्स पर इस तरह के वीडियो दिखाए गए हैं। सरहद पार के जो आतंकी ट्रेनिंग कैंप हैं, उनके सरहद पार, भारत की सरहद के पार जो आतंकी कैंप हैं, उनसे भी अक्सर इसी तरह की वीडियो जारी होते हैं, जिनमें आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए, एक धर्म विशेष के खिलाफ भड़काने के लिए इस तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है और इसी तरह की मानसिकता को दिखाया जाता है। तो मुझे तो लगा कि ये एक आतंकवादी सोच वाला, आतंकवादियों को प्रेरित करने वाला और लोगों को आतंकवाद की तरफ ढकेलने वाला वीडियो है, जिसमें साफ दर्शाया गया है कि धर्म विशेष के खिलाफ हथियार उठाओ और गोली चलाओ। विवाद बढ़ता देख वीडियो हटा लिया गया, लेकिन सवाल हटे नहीं। आखिर चुनावी जीत के लिए नफरत की ये भाषा क्यों? क्या वोट की राजनीति अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि विकास, रोजगार और शिक्षा की जगह हर दुश्मनी को हथियार बनाया जा रहा है? कहां गया सबका साथ, सबका विकास? साथियों, आसाम के मुख्यमंत्री, जिनका नाम हेमंता बिस्वा शर्मा है, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कुछ लोग उनको हेमंता बिस्कुट शर्मा बोलते हैं, कुछ लोग उनको हेमंता विशैला शर्मा बोलते हैं, लेकिन नाम उनका हेमंता बिस्वा शर्मा है। तो जब मुंह खोलते हैं, कुछ लोग जो उनसे डरते हैं वो अपनी हंसी छिपा छिपा कर हंस तो लेते हैं, और कुछ हम जैसे लोग जो नहीं डरते वो खुलकर हंसते हैं। पिछले कुछ महीनों से ऐसा लगता है कि उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ा गया। पहले भी कुछ खास नहीं था, लेकिन अब ज्यादा लगने लगा है। तो हो सकता है हार का डर है, हो सकता है जो हजारों एकड़ जमीन इन्होंने और इनके परिवार ने कब्जाई है, हो सकता है कि उनको लगता है 3 महीने बाद ये चुनाव हारेंगे तो सलाखों के पीछे होंगे। जो भी हो, संतुलन जरूर बिगड़ा हुआ है। पिछले 6 महीने से बार बार एक बात दोहराते हैं कि गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि 2015 में गौरव गोगोई पाकिस्तान के राजदूत से मिले, भारत में मिले, तो साहब इसलिए वो पाकिस्तानी एजेंट है। ये 2015 वही है जब प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ के जन्मदिन का केक काटने बिना किसी प्रोग्राम के पाकिस्तान पहुंच गए थे। अब हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी एजेंट है, वो आप उन्हीं से पूछिए। 2015 वही साल है जब भारत की क्रिकेट टीम
पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर जीतकर वर्ल्ड कप लेकर आई। अब हेमंता बिस्वा शर्मा कहना चाहते हैं कि भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान की एजेंट है, तो आप इनसे पूछिए। बहरहाल गौरव गोगोई कुछ स्टूडेंट्स के साथ भारत में पाकिस्तान के राजदूत से मिले, भारत में मिले, और वहां स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के राजदूत से खुलकर चर्चा की, पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है टेररिज्म को लेकर उस पर चर्चा की। अब ऐसे व्यक्ति को आप पाकिस्तानी एजेंट कहेंगे। फिर ये कहते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा कि अली तौकीर शेख CDKN नाम की संस्था से गौरव गोगोई के परिवार का संबंध है, इसलिए गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट हैं, क्योंकि अली तौकीर शेख ISI के एजेंट हैं। अभी कौन है अली तौकीर शेख और क्या है CDKN? CDKN और अली तौकीर शेख 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन दोनों की सेवाएं ली, अहमदाबाद हीट प्लान बनवाया, उनसे कोलैबोरेशन की और फिर उसको मॉडल बना के दिखाया सबको, देखो हमने कितना बड़ा काम किया वाइब्रेंट गुजरात में, इसकी बड़ी वाहवाही बटोरी उन्होंने। तो जब अली तौकीर शेख के साथ मोदी कोलैबोरेट करते हैं तो मोदी तो पाकिस्तानी एजेंट नहीं है और तब अली तौकीर शेख भी ISI एजेंट नहीं है। लेकिन अगर गौरव गोगोई के परिवार का कुछ संबंध भी है अली तौकीर शेख से, तो अली तौकीर शेख ISI एजेंट हो जाते हैं और गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट। बताइए, ये हेमंता बिस्वा शर्मा का संतुलन जब मैं कहता हूं गड़बड़ हुआ तो गलत थोड़ा ही कहता हूं। गंभीर बात यह है कि प्रधानमंत्री मलेशिया जाकर वहां के राष्ट्रपति के साथ गले मिल रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, अरब शेखों के लिए लाल कालीन बिछाते हैं, और उनका अपना मुख्यमंत्री अपने देश के मुसलमानों पर गोली मारो वाले पूरे इशारे करता है, गन लेकर खड़ा होता है, विज्ञापन बनाता है, सुबह से शाम तक मुसलमान मुसलमान मुसलमान, पाकिस्तान 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 करता है। शर्म करो नरेंद्र मोदी जी, इनका तो जो 3 महीने में होना है हो जाएगा, आप भी तो कभी हारोगे। तो कम से कम बचकानी बातें करना कुछ वक्त तक ठीक है, हंस भी लेंगे लोग, लेकिन अब लोग आश्वस्त हो चुके हैं हेमंता बिस्वा शर्मा जी कि आपका मानसिक संतुलन गॉन, खत्म हो चुका है। जय हिंद, जय कांग्रेस। असम की राजनीति में घुसपैठ, बहारी और पहचान जैसे मुद्दे नहीं हैं, लेकिन सब सत्ता के शीर्ष पर बैठा चेहरा किसी खास पहनावे और पहचान वाले लोगों पर बंदूक ताने दिखे तो संदेश क्या जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा या पूरे भारतीय जनता पार्टी, स्वयं मोदी जी भी हेमंत बिस्वा शर्मा जी कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं और वो पूरे असम के मुख्यमंत्री है, ना कि किसी वर्ग विशेष के मुख्यमंत्री है। लेकिन जिस प्रकार मुस्लिमों को वो टारगेट कर रहे हैं, जिस प्रकार अन्य लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिस प्रकार सोशल फैब्रिक का वो तोड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेनी चाहिए। और इसलिए मैंने कहा सारी के सारी उनके जो क्रियाएं हैं वो निराशा में ली हुई और जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, इसलिए इस प्रकार के वक्तव्य या इस प्रकार के वो कार्य कर रहे हैं। देश का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। फिर क्यों एक समुदाय बार बार कटघरे में खड़ा दिखाई देता है। जिस उनकी जहनियत का पता लगता है कि वो उन्हें मुसलमानों से कितनी ज्यादा नफरत है, और उनका बयान भी है कि मुसलमानों को सताओ और इन्हें इस बात पर मजबूर कर दो कि यहाँ से मतलब ये है हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए, और लाखों लोगों के वोट जो लिस्ट में से इन्होंने गायब कर दिए हैं, काट दिए हैं वहां पर। क्या कानून सिर्फ किताबों में है? क्या चुनावी मंच पर कहीं और दिखाई जाने वाली हर बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जायज हो जाती है? ये कांग्रेस पार्टी को एक स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए कि आप लोग असमिया का साथ है कि मियाँ का साथ है। मियाँ मतलब जो बांग्लादेश से आए हुए, आज पहले ये लोग बरपेटा धुबरी में थे, अभी दुलियाजान मार्घेरिटा तक पहुंच गया है। हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? 32 लाख बीघा, मतलब जब अगर एकड़ में आप कन्वर्ट करें 10 लाख एकड़ भूमि कब्जा करके रखा हुआ, तो हम कहाँ जाएगा? बटद्रवा जैसा जगह को वो लोग कब्जा करके रखा था, हम कहाँ जाएगा?
तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को इस बार लोग क्वेश्चन करेगा कि आप मियाँ का साथ है कि असमिया का साथ है। बोलिए, किताब लिखा है कि असमिया को प्रधान लोग असम का। ये जो आज का दिन में जो गौरव गोगोई का मेन एडवाइजर है, ये दो व्यक्ति है। एक का नाम है हर्ष मंडल और दूसरा व्यक्ति का नाम है अमानुद्दीन। ये दोनों व्यक्ति ने एक किताब को संपादित किए थे जिसमें यह लिखा गया था कि असम में असमिया लोग बाद में आया है और मियाँ लोग पहले आए थे। और यह किताब कौन लिखा था? अब्दुल मुहीम मौजूददार। यह किताब को संपादित कौन किया था? कांग्रेस का सोशल मीडिया सेल का आज का दिन में जो चेयरमैन है, यह बंदा का नाम है अमानुद्दीन। और उनका गुरु कौन है? हर्ष मंडल, जो असम का पूरा एनआरसी को खत्म कर दिए थे। तो लोगों का पास और कोई जानकारी मैं देने जा रहा हूं, कांग्रेस को एक बार के लिए बोल देना चाहिए, आप असमिया का साथ है कि मियाँ का साथ है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है तो कल कौन सुरक्षित होगा? सभी भाइयों को जय श्री राम। आज मैं देख रहा हूं सारे के सारे जितने भी कटमुल्ला हैं वो सारे के सारे हेमंत विश्वकर्मा जी के पीछे ऐसे हाथ धो करके पड़े हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि मुसलमानों को इतना परेशान करो कि वो जो है आसाम छोड़ दें। जैसे मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हमारे देश के हर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि ये जिहादी जितने भी हैं ये किस प्रकार हमारे भारत को कब्जा करने में लगे हैं। आपको मैं सभी को बताता हूं, जितने भी हिंदुत्ववादी योद्धा हैं, जितने भी सोशल मीडिया में हैं, मैं सभी को एक बात कहनी चाहता हूं कि पूरी ताकत के साथ उनका समर्थन करें, उनको ताकत देने का काम करें। अगर आज सारे हिंदू, पूरे देश के हिंदू उनके साथ नहीं खड़े हुए तो आगे कोई भी मुख्यमंत्री इतनी ताकत के साथ कोई भी ना बोल पाएगा, ना इस प्रकार कार्य कर पाएगा। मैं गया था आसाम, मैंने देखा था आसाम में इतनी भयानक स्थिति इन कटमुल्लाओं ने की हुई है कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते। वहां सीमा पर जितने भी बांग्लादेशी और जितने भी हैं ये बहुत तेजी से आसाम में आए और आसाम में इन्होंने आसाम की स्थिति बहुत खराब कर दी है। आसाम को सुरक्षित रखना हर हिंदू का कर्तव्य है और आप लोग पूरी ताकत के साथ हेमंत विश्वकर्मा जी का समर्थन करें। और मैं आप लोगों को कह रहा हूं, जिस समय चुनाव आएंगे पूरी ताकत के साथ मैं यहां से हेमंत विश्वकर्मा जी का समर्थन करने आसाम पहुंचूंगा और वहां हर हिंदू को जगाने का कार्य करूंगा और कहूंगा पूरी ताकत के साथ, जिस प्रकार आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा जी हर हिंदू का साथ दे रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता हमारे पूरे देश में है। हर मुख्यमंत्री इसी प्रकार बोल पाए, सारे हिंदू ताकत के साथ एक सुर में कहेंगे तो हर मुख्यमंत्री इस कार्य को करने के लिए आगे आएंगे। जब सारे मुसलमान एक हो सकते हैं, सारे हिंदू एक क्यों नहीं हो सकते? ये चिंता का विषय है। सभी खुल करके ताकत के साथ आप लोग हेमंत जी का साथ दें और उन्हें ताकत देने का कार्य करें कि आप लोगों को लगेगा कि एक ये धर्म युद्ध है, इसमें आप लोग भी उनके साथ खड़े हैं। असम में सियासी जंग तेज है, लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा यही है। क्या सत्ता बहुमत के जोश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचल सकती है या फिर संस्थाएं, कानून और समाज मिलकर नफरत की राजनीति पर लगाम लगाएंगे? कभी नहीं कर सकते। जब बहस हो रही थी वंदे मातरम के 150 साल पर, पूरी पार्लियामेंट को मैंने खड़े होकर बताया कि 24 जनवरी 1950 को हमने अपने आप को आइन दिया और वो आइन शुरू होता अंग्रेजी के लफ्ज से वी द पीपल। ये आइन शुरू नहीं होता भारत माता के नाम से। आइन में लिखा गया दफा 25 के तहत आपको मजहबी आजादी हासिल होगी। इस आइन का जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल कहता है लिबर्टी, आजादी, इक्वालिटी, मसावात, जस्टिस, इंसाफ, फ्रेटर्निटी, भाईचारगी। मैंने ऐवान में खड़े होकर बनाया कि जब संविधान आइन बनाने वालों ने इन 4 बातों का जिक्र किया,
और मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जब ऐवान उस वक्त 1950 में किसी मेंबर ने कहा कि हम भारत माता ये वंदे मातरम के ऊपर हो, वोट हुआ, हार गए। मैंने ये कहा कि अगर आप मजहबी इबादत को वतन से मोहब्बत से जोड़ेंगे तो फिर आप क्या जवाब देंगे बहादुर शाह जफर को, जिसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया और जाकर उसका इंतकाल हुआ रंगून में मौजूदा बर्मा में। आप क्या जवाब देंगे हैदराबाद के मौलवी अलाउद्दीन को, जिसने सुल्तान बाजार पर मक्का मस्जिद से खुतबा देकर मुसलमानों को लेकर गया और अंग्रेजों की रेसिडेंसी पर हमला हुआ? आप क्या जवाब देंगे उस मौलवी अलाउद्दीन को जो काला पानी का पहला मुजरिम हैदराबाद तेलंगाना का बेटा था? आप क्या जवाब देंगे हुसैन अहमद मदनी को, मौलाना महमूद हसन को, जो माल्टा की जेल के सहन में 6 महीने थे? क्या जवाब देंगे आप यूसुफ मेहर अली को, जिसने गांधी से कहा था क्विट इंडिया का लफ्ज इस्तेमाल करो, जिसने कहा था गो बैक साइमन का नारा दिया था? अगर आप एक चीज को मजहब की जोड़कर कहेंगे मजहब ये वतन की मोहब्बत है, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। मैंने पूछा उनसे, बताया उनको, सुनो मैं गयूर मुसलमान हूं और मेरा दीन मुझसे कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा दीन मुझसे कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, उससे ही मानते हैं। मैं कैसे ये बताऊं कि तुम कैसे मुझसे मुतालबा करोगे? तो बीजेपी के लोग नारा लगाए कि देश में रहना है तो पढ़ना होगा। मैंने कहा यही तो बता रहा हूं, देश में रहना है तो देश कैसा चलेगा? आईन से चलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यसदुद्दीन ओवैसी ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा, दूसरे मुस्लिम अराकीन ने पार्लियामेंट की तकरीर सुन लो आप, उनकी तकरीर सुन लो आप। मैंने कहा कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता तौहीद के ऊपर। मैंने खड़े होकर दोस्तों, चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन देश की आत्मा, उसका संविधान अगर कमज़ोर हुआ तो उसकी कीमत हर नागरिक को चुकानी पड़ेगी। सवाल अभी भी खड़ा है, क्या वोट के लिए नफरत ज़रूरी है या फिर विकास ही असली मुद्दा बनेगा, या फिर ये सिर्फ जुमला ही रह गया, सबका साथ सबका विकास। नमस्कार।